अ, जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन न्यूज़ भारती .com के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हम हर हफ्ते 2 बार मिलते हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे को, और देश की सुरक्षा के अलग-अलग पहलू के बारे में हम बातचीत करते हैं। आज तक हमारी जो बातचीत हुई, इसे रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा हुआ है, और मेरा मानना है कि आज का भी जो हमारा प्रोग्राम होगा, इसे भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आज का हमारा विषय है कि पिछले एक हफ्ते में देश की सुरक्षा के लिए जो अलग-अलग घटनाएं हुई, उसका देश की सुरक्षा के ऊपर क्या असर हुआ, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सेना क्या कर रही है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे देश के नागरिक क्या कर रहे हैं। तो ये इन अलग-अलग विषयों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। आज 6 बजे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने देश को संबोधन किया। उनके स्पीच को हमेशा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, वही इसी प्रकार का रिस्पॉन्स अभी भी मिला। लेकिन आज की जो महत्व का मुद्दा जो उन्होंने उठाया, वो ये था कि कोरोना की लड़ाई या चाइनीज वायरस की लड़ाई, या ये जो लड़ाई चल रही है कोविड-19 के खिलाफ, ये अभी खत्म हुई नहीं है। अभी त्योहार के दिन आने वाले हैं, दिवाली है, दशहरा है, काफ़ी सारे त्योहार हैं। तो इस समय जो-जो उपाय सरकार ने बताए हुए हैं, इसके ऊपर ध्यान देना और उसे इम्प्लीमेंट ठीक तरह से करना, ये इम्पोर्टेंट है। क्या करना चाहिए, सबको पता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, अमल बजावनी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारे पंतप्रधान जी ने बोला है, क्योंकि आज बात यह है कि कोरोना का या चाइनीज वायरस का जो वैक्सीनेशन बन रहा है, ये अभी भी आने में समय लगने वाला है। तो इसीलिए इस लड़ाई के अंदर हम सब सोल्जर्स हैं, और मुझे मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक रिक्वेस्ट है कि सभी ने अपने अपने स्टेट के अंदर एक विधेयक पास करना चाहिए चाइना के खिलाफ, कि जो नुकसान चाइना ने हमारा कोरोना के कारण या कोविड-19 के कारण किया हुआ है, इसकी उन्होंने भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि इतना नुकसान हमारी इकोनॉमी का इसके पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी चाइना की है, और जब तक हम नागरिकों की जिम्मेदारी है, हम जिस फील्ड में है, इस फील्ड में हमने मेहनत से काम करना है, ताकि हमारा फील्ड ये वर्ल्ड क्लास हो, और चाइना के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए हम तैयार हो। अभी मैं बिल्कुल थोड़े शब्दों में एक असेसमेंट करता हूँ कि जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है। अभी एक और मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसमें से कुछ ज़्यादा निकलने की उम्मीद नहीं है। चाइना अपने खुद के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। उन्होंने बहुत कोशिश की, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। उन्होंने बताया कि हमारे टैंक्स वहाँ पर है, हमारे हेलीकॉप्टर्स है, हमारे एयरक्राफ्ट है, हमारे 60,000 सोल्जर्स है, हमारे मिसाइल है, लेकिन वो केवल मक्खी मारते हुए बैठे हुए हैं, और उनसे 6 महीने से कुछ नहीं हुआ। तो ये जो तमाशा चाइनीज़ आर्मी कर रही थी, ये अभी सभी को पता लग गया है। और जैसे मैंने मेरे कहने में बहुत बार बोला हुआ है कि चाइनीज़ आर्मी की लड़ने की हिम्मत नहीं है। 14-15 जून को गलवान में जब 16 बिहार और इंडियन आर्मी के और सारे ट्रूप्स ने जो उनको धक्का दिया, उनका जो ब्लड वहाँ पे बहाया, हमारे 20 सोल्जर्स ने तो जान दे दी वहाँ पे, लेकिन 100 से ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर्स मारे गए हैं। और ये पहली बार उनके हिस्ट्री में 1978 के बाद चाइना का ब्लड बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर गिरा हुआ है। और उसके बाद 27, 28 और 29 अगस्त को हमने एक और शॉक दिया, जब इंडियन आर्मी ने एक प्रोएक्टिव ऑपरेशन करके साउथ ऑफ पेंगैंगसो लेक, जो अलग-अलग हाइट्स थे, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, जिससे चाइना
अभी चुशुल की तरफ या स्पंगुर गैप के बीच में से बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये हमारी आक्रामक कार्रवाई से चाइना को बहुत धक्का पहुंचा हुआ है और अभी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इंडियन आर्मी के साथ लड़े। अभी आज 20 अक्टूबर है और 20 अक्टूबर के लिहाज से मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। आज ही का ये दिन था जब 1962 में चाइना ने हमारे खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया था और ये ऑपरेशन 62 के वॉर कैसे हुआ, थोड़ी बहुत बातचीत मैंने इसके पहले की हुई है, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि 1962 की जो लड़ाई हारी वो हमारी पॉलिटिकल नेतृत्व उसमें हार गई। हमारा जो इंडियन आर्मी था वो उसमें बिल्कुल नहीं हारा क्योंकि 90% ऑफ इंडियन आर्मी वाज नेवर यूज्ड इन 1962 वॉर और इसके सिवाय इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, नेवी का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो 1962 के बारे में जब हम नेक्स्ट फ्राइडे को या सैटरडे को मिलेंगे तब हम थोड़ी इस वॉर के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन आज का इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी कुछ देर के अंदर ही बर्फ पड़ना शुरू होने वाला है। टेम्परेचर अभी -20 -25 हुआ है और जो लेक्स है यानी कि पेंगोंग लेक है वो बिल्कुल नैरो लेक्स है। तो वहाँ पे विंड चिल फैक्टर ये बहुत होता है, हवा ठंडी होती है और चाइनीज आर्मी अभी काफी सारी कैजुअलिटीज सफर कर रही है। चाइनीज आर्मी एक सॉफ्ट आर्मी है, वो हायर मिडिल क्लास से आते हैं, उनको सॉफ्ट लाइफ की आदत होती है। वो केवल 3 साल के लिए आर्मी में आते हैं, जबकि जो इंडियन आर्मी है ये देशभक्ति देश प्रेम के लिए आती है। ये वॉलंटियर आर्मी है। 15-16 साल के लिए हमारे जवान रहते हैं। हमारी जो नेतृत्व है इंडियन आर्मी का बहुत ही बढ़िया है। तो चाइनीज आर्मी की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, यही अभी साबित हुआ। 6 महीने से उन्होंने तमाशा किया, टैंक दिखाए, अपने जो एयरक्राफ्ट थे खुल्लम खुल्ला दिखा दिए, क्षेपणास्त्र दिखा दिए, लेकिन वो केवल एक शो रहा। पूरी दुनिया को पता लगा है कि डॉग्स विच बार्क डू नॉट बाइट, चाइना की लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल एग्रीमेंट के कारण हम उनके खिलाफ कोई काम कार्रवाई नहीं कर सकते। मिलिट्री कार्रवाई की मैं बात कर रहा हूं। तो आगे क्या करना चाहिए इसके ऊपर मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन इतना बिल्कुल साफ है कि विंटर में लड़ाई होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर चाइनीज आर्मी लड़ाई करती है तो उनका काफी खून बहेगा, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का होगा। और इंडियन आर्मी का ये प्रोएक्टिव ऑपरेशन देखते हुए बाकी जनता को, बाकी देशों को अभी जोर आया है। फिलीपींस ने बोला है कि हम हमारे एरिया में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइनीज बोट्स को आने नहीं देंगे। जापान के जो नए पंतप्रधान बने हुए हैं, आज जब मैं बात कर रहा हूं, वो वियतनाम का दौरा करने वाले हैं और जापान ने अपना डिफेंस बजट भी काफी ज्यादा बढ़ाया हुआ है। इसके सिवाय वियतनाम भी चाइना के खिलाफ अभी अपने डीप सी जो ड्रिलिंग थी ये फिर से शुरू करने वाला है। और इतना ही नहीं, तो ताइवान, चाइना बोलता है कि ताइवान हमारा है, लेकिन ताइवान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही एक स्पिरिटेड प्राइम मिनिस्टर है। और आपको याद है कि जब 10 अक्टूबर को ताइवान का रेजिंग डे था, ताइवान का राष्ट्रीय दिन था, तो उस समय जो राजदूत है चाइना के अपना दिल्ली के अंदर, उन्होंने इंडियन मीडिया को दम दिया कि आप ताइवान के बारे में कोई सप्लीमेंट नहीं लाएंगे, आप उनके बारे में कुछ बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा देश है। और हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया है इतनी डरपोक थी कि वो डर के उन्होंने ताइवान के बारे में कुछ नहीं बातचीत की। बल्कि ताइवान के प्राइम मिनिस्टर ने इतना बोला कि इंडियन मीडिया ये बहुत ब्रेव है, हमारे साथ कोऑपरेशन करेगी। लेकिन कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ बड़े न्यूज़पेपर्स जिन्होंने चाइनीज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बड़ी सप्लीमेंट लगाई, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ताइवान का जो डे है उसे कम से कम कवर करे। तो ये ऐसे चाइनीज जो एजेंट्स है हमारे मीडिया में, जो बहुत पैसा कमा रहे हैं चाइना से एडवर्टीजमेंट लेते हुए,
तो ये देखिए किस प्रकार से वो हमारी मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं और हमारी मीडिया के कुछ लोग उनके बिल्कुल इन्फ्लुएंस के नीचे गए हुए हैं। आज की लेटेस्ट बात ये थी कि डेमचौक का जो एरिया है लद्दाख में, वहाँ पे एक चाइनीज सोल्जर पकड़ा गया। शायद वो गलती से वहाँ पर आया था, यानी कि वहाँ जो चाइनीज सोल्जर्स है वहाँ रहने नहीं चाहते। इसके ऊपर मैं 2-3 ही चीज़ें बताऊँगा। मेरे काफ़ी दोस्त जो सेना में थे, जिन्होंने चाइनीज़ आर्मी को बहुत साल से देखा हुआ है, अलग-अलग साल में, अलग-अलग जगह के ऊपर, इन्होंने 2-3 चीज़ें कॉमन में कही हुई है कि कोई भी चाइनीज़ सोल्जर ये इंडो चाइना बॉर्डर पे आना नहीं चाहता, क्योंकि यह बॉर्डर बहुत डिफ़िकल्ट है। दूसरा, कोई लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो सॉफ्ट लाइफ़ लीड करना चाहते हैं और 3 साल का अपना टेन्योर खत्म करते हुए वापस जाना चाहते हैं। जब उनकी इंडो चाइना बॉर्डर पे पोस्टिंग आती है तो वो रोना शुरू करते हैं। जब उनकी पोस्टिंग बॉर्डर से वापस जाने की आती है तो वो बहुत खुश होते हैं। तो यानी कि ये जो चाइनीज सोल्जर्स है वो लड़ने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। चाइना चाहता है कि जो चाइना की जो माइनॉरिटीज है, खास तो तिबेटन्स है, मंगोलियंस है, शिनजियांग के उइगर मुस्लिम्स है, इन्हें सेना में शामिल किया जाए। लेकिन मंगोल्स बोलते हैं कि आप सीमा पे जाके लड़ाई नहीं करना चाहते, हम आप हमें क्यों भेज रहे हैं? आप अपने जो हान चाइनीज़ है, उन्हें भेजो। तो यानी कि चाइनीज़ का आर्मी में आना, अगर वो कंपल्सरी आर्मी लाइफ सबके लिए नहीं करते, तो उनको उनकी आर्मी के लिए पूरे वॉलंटियर्स मिलना भी डिफ़िकल्ट होने वाला है। इसके सिवाय एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे जो टॉप कमांडर्स है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें चाइना के साथ किस प्रकार से लड़ाई करेंगे, इसके बारे में काफी बातचीत हुई है और इंडियन आर्मी लॉजिस्टिकली, ऑपरेशनली बिल्कुल तैयार है किसी भी प्रकार की कार्रवाई को लड़ने के लिए। इतना ही नहीं, तो चाइना जो अपने खुद के लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, इसके ऊपर हमने अभी कार्रवाई करनी शुरू की है। एक इंटरेस्टिंग घटना घड़ी 2-3 दिन पहले ही कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। अभी यहाँ पे इलेक्शन हुआ और इसमें कौन इलेक्ट हो गया? चाइना और पाकिस्तान, जो ह्यूमन राइट के सबसे बड़े शत्रु है, कि जो चाइना तिब्बत में किस प्रकार से अत्याचार कर रहा है सबको पता है। शिनजियांग में 20 लाख उइगर मुस्लिम्स कैसे जेल में है सबको पता है। मंगोलिया के अंदर वो मंगोलिया की लैंग्वेज को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये सबको पता है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में वो कैसे अत्याचार कर रहा है ये हमेशा न्यूज़पेपर में आता है। सिंध के लोग जो पाकिस्तान का एक स्टेट है उनसे अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना के ऊपर जो बलूची रिबेल्स है या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लोग हैं, या जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का एक दहशतवादी गठ है, वो नियमित उनके ऊपर हमला करता है। और 2-3 दिन पहले की ही बात है कि एक पाकिस्तानी आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर हमला हो गया, जिससे 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। तो चाइना का अभी इतना सारा खराब हाल है, उनकी इकोनॉमी भी कोई खास अच्छी हालत में नहीं है। इसके बावजूद इंडिया के खिलाफ जो एनिमिटी है वो जारी रखने वाले हैं। हमारी सरकार भी उनके खिलाफ काफी सारी कार्रवाई कर रही है। हमने उनके ऐप्स को बैन किया है, हमने उनको सॉफ्टवेयर पे बैन किया है। लेकिन लेटेस्ट खबर यह है कि आज के पेपर में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली हमारे देश में आ नहीं सकती। चाइना एक बहुत ही बदमाश देश है, वो डायरेक्टली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लाता। काफी बार वो सिंगापुर रूट से आता है, मॉरिशस रूट से आता है, हांगकांग रूट से आता है, वाया ताइवान कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट रूट करता है, वाया साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों के थ्रू ये रूट करता है, बांग्लादेश के थ्रू करने की भी उनकी कोशिश है। तो चाइना उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी संख्या में आ रही है हिंदुस्तान में, इसलिए अलग अलग रूट का इस्तेमाल करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को कैमोफ्लेज करता है। लेकिन भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार की जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, कोई कंपनी कहीं पर भी हो, उनका जो ओनरशिप है उसके बारे में उनको
बोलना ही पड़ेगा कि इसमें चाइना की जो ओनरशिप है ये कितनी है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट रूट से हमारी इकोनॉमी के अंदर ये जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ये इन्फिल्ट्रेशन रोकना चाहिए। इसलिए हमने चाइना के खिलाफ ये कायदा किया हुआ है। मैं आगे जाता हूँ। इसके सिवाय आज चाइना से डीकपल करने के लिए हम अलग-अलग प्रकार अलग-अलग देशों के साथ हमारी जो कोऑपरेशन है ये बढ़ा रहे हैं। आपको पता होगा कि कुछ देर पहले की बात है, जब हमने क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन नाम के जो क्वाड्रिलैटरल के जो देश है, इनकी एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि 4 देश अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने एक दूसरे के साथ नेवल कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की। इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय उन्होंने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाने की भी बात की है। इतना ही नहीं, तो वो अभी टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी एक दूसरे के साथ बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, तो अपने हर एक देश की इकोनॉमी को चाइनीज इकोनॉमी से डीकपल करने के लिए जो प्रोडक्ट ये देश चाइना से लाते थे, उन्हें वो अभी एक दूसरे की मदद से एक दूसरे के देश में बनाना चाहते हैं, जिससे हमारा ये जो ओवर डिपेंडेंस हुआ था चाइना के ऊपर, ये कम होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चाइना की इकोनॉमी आज सेकंड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है और वो पैसे के जोर के ऊपर वो पूरी जो यूनाइटेड नेशंस की जो अलग-अलग बॉडीज है, इस बॉडीज को वो खरीद लेता है। एक एग्जांपल दिया जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कोरोना के बारे में और चाइनीज वायरस के बारे में बोलना था, लेकिन इन्होंने वो छुपा के रखा, क्योंकि वो एक ऐसी बिल्ली है कि जो चाइना के इशारे के ऊपर चलती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने वाला था, क्योंकि ये ऐसा देश है कि जो दहशतवादी पाकिस्तान को दहशतवादियों को पाकिस्तान मदद कर रहा है, लेकिन ये छुपा के रखता है। इसके बावजूद ये वो ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एफएटीएफ के अंदर चाइना उसे रोकता है। तो ये चाइना ने अलग-अलग जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके सिवाय और बॉडीज, जिसमें चाइना ने पैसे से अपना इन्फ्लुएंस वहां पे खरीदा हुआ है। तो आज हमारी देश का भी ये काम है, शायद चाइना का जो चेक बुक ताकत है उसे हम एक साथ उनको राइवलरी कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका की मदद लेते हुए चाइना के खिलाफ हमने एक अलायंस बिल्ड करना चाहिए, जो अभी हम बिल्ड कर रहे हैं, जिससे चाइना की फाइनेंशियल जो माइट है उसे हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर अलग-अलग बॉडीज के अंदर मैच कर सके। तो ये होगी चाइना की बात। और चाइना के बारे में मैं लास्ट वर्ड बोलूंगा ताइवान के बारे में। ताइवान जो है वो देश लड़ाई के लिए पूरा तैयार है। उन्हें अमेरिका बहुत मदद कर रही है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आज साउथ चाइना समुंदर के है। अमेरिका के सबसे बड़े बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ये दिगो गार्सिया में बेस्ड है। तो अगर लड़ाई होती है तो ये बिल्कुल पक्का है कि अमेरिका ताइवान की मदद करेगा। तो इसलिए चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो ताइवान के ऊपर हमला करे। और आस्ते आस्ते साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है वो भी चाइना के खिलाफ अभी इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये चाइना ने अपने अभी बहुत ही दुश्मन तैयार किए हुए हैं, जिससे उनको अभी काफी कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, तो वो अभी वैक्सीन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सबको बोलना शुरू कर दिया है कि हम वैक्सीन सबको देंगे वगैरह वगैरह। और और इसका वैक्सीन का इस्तेमाल करके उन्होंने वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू की। लेकिन उनका इरादा ये था कि वैक्सीन जो पूरी तरह से नहीं बना था, इस वैक्सीन को वो टेस्ट करना चाहते थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में उनको बोला कि नहीं, हम आपको ये वैक्सीनेशन हमारे देश में टेस्ट करने नहीं देंगे। लेकिन चाइना ने अभी
अपने खुद के जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें ये वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया है, जिससे वो जिससे वो देख सके कि रिजल्ट्स क्या पैदा होते हैं, यानी कि वो खुद की जो पॉपुलेशन है उसे गिनी पिग बना रही है। तो अभी काफी सारे देश ये चाइना की चाल समझ गए हैं और ये भरोसा है कि चाइना की जो वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी होगी, इसमें कोई ज्यादा उन्हें मदद नहीं करेगा और पूरी दुनिया के देश अभी चाइना से अपनी इकोनॉमी को डीकपल करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात इसे समय लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक अच्छी बात है। तो मैं आगे जाऊंगा। अभी आज ही के न्यूज़पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एक आई थी। वो बात ये थी कि अभी एक्सरसाइज मलबार नाम की हम एक एक्सरसाइज करते हैं, जिसके अंदर हम हम जो ऑस्ट्रेलिया है इन्हें बुलाने वाले हैं इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है, क्योंकि इसके पहले इस प्रकार की जो मतलब फैसला है, ये हमारे देश ने कभी भी नहीं लिया था और अभी हमने चाइना का डर छोड़ दिया है और अभी हम चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया और देशों के साथ हमारा कोऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे हम चाइना के खिलाफ हमारा एक अलायंस बिल्ड कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात होगी। तो ये इसके बारे में तो मैं बातचीत करूंगा ही, लेकिन मैं अभी आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस प्रकार से हमारा अलग-अलग देशों के साथ हमारी लड़ाई कोऑपरेशन ये शुरू है। ये कोऑपरेशन हम अमेरिका के साथ कर रहे हैं। अमेरिका ये एक ओनली देश है कि जो देश पूरी दुनिया की महाशक्ति है। तो अभी जो एक्सरसाइज मलबार है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तो आएगा, बाकी के जो देश है वो भी आएंगे। इसके सिवाय हम हम अमेरिका के साथ अलग-अलग प्रकार के कोऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके मैं कुछ नाम देना चाहूंगा। एक है कोऑपरेशन जिसका नाम है बेका, BECA। इसका मतलब है कि हमारा अमेरिका के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होगा, जिसमें बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट होगा। इसका मतलब मैं शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले हम उनसे इंटेलिजेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, फिर हम उनसे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उनके साथ टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन कर रहे हैं। इसके सिवाय जो अलग-अलग प्रकार के वेपन्स है, जिसमें कुछ जो रिसर्च हो रहा है, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि एक मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर हम अमेरिका के साथ अलग-अलग प्रकार की कोऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे हमारी जो संरक्षण सिद्धता है, ये अच्छी तरह से बढ़ेगी। आपको याद है कि मेरे ख्याल से 26 और 27 को हम दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स और जो ये है डिफेंस मिनिस्टर, ये मिलने वाले हैं और तभी वो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ये पहले साइन हो गई है। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट ये पहले साइन हो गई है। यानी कि हमारे बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, ये बहुत ही बढ़ने वाला है, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि हमने चाइना के खिलाफ जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, इसे सिक्योर करना ही चाहिए। जापान के साथ भी हमारा अलग-अलग प्रकार का कोऑपरेशन हो रहा है, वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके सिवाय एक चीज के ऊपर मैं जहां आना चाहूंगा, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर अभी सिचुएशन काफी वोलेटाइल है। अफगानिस्तान का मैं बातचीत क्यों कर रहा हूं कि आपको याद है कि अमेरिका में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अपनी जनता को बताया हुआ है कि हम हमारी सेना जो अफगानिस्तान में है, उसे इलेक्शन के पहले वापस लाएंगे। अगर ऐसे होता है तो आजकल तालिबान जो अफगानिस्तान के 50-60% एरिया के ऊपर जिनका कंट्रोल है, वो
अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स और जो अभी फिलहाल जो अफगानिस्तान का गवर्नमेंट है वो और एक दो और देश जिसमें रशिया और चाइना शामिल है, इनके साथ बातचीत चल रही है। और ये माना जाता है कि अगर अमेरिकन आर्मी वहां से निकल जाती है तो अफगान गवर्नमेंट जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसके साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं होगा तालिबान का, और तालिबान पूरी देश के ऊपर सत्ता करेगी। और तालिबान का इसके पहले जो अनुभव रहा हुआ है वो एक काफी रेडिकलाइज्ड फॉर्म है। तो इसलिए ये डर लगता है कि अगर वहां पे रेडिकलाइजेशन आ जाए, वहां पे हिंसाचार और शुरू होता है, और तालिबान के जो अभी सोल्जर्स है जो फिलहाल अमेरिका और इतर लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर वो फ्री हो जाते हैं तो शायद इनका इस्तेमाल पाकिस्तान हमारे कश्मीर के अंदर करने की उम्मीद है। ये उम्मीद को हम नाकार नहीं सकते हैं, इसे डरने की कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स है, अफगानिस्तान के जो तालिबानी है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने कश्मीर में बहुत बार किया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान एक इस प्रकार का एरिया है जहां पे इट हैज बीन अ ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर्स इन द 19th सेंचुरी। यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड वाज द ओनली सुपर पावर। ये बोला जाता था कि सन नेवर सेट इटसेल्फ ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर सूर्यास्त नहीं होता था। लेकिन ये एक जगह थी जहां पे ब्रिटिश एम्पायर could not defeat the Afghanistan army and could not capture Afghanistan। और तकरीबन 3 वॉर्स हुए, इंडो अफगान वॉर वन, ब्रिटिश अफगान वॉर 1, 2, 3, लेकिन उनका वहां पे पराभव हो गया। इसके बाद 1980 के अंदर यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इन्होंने भी यही कोशिश की और 10 साल वो वहां पे लड़ते रहे, लेकिन वो वहां से हार के चले गए। और आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यूएसएसआर या रशिया एक कोई पेपर टाइगर नहीं थे। उन्होंने दूसरे महायुद्ध के अंदर बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने जर्मन आर्मी को डिफीट किया था। उनके पास मार्शल झुकाव, मार्शल गोस्को, इस प्रकार के बड़े बड़े सेनापति थे। वो बहुत ही कौशल्यपूर्ण सेनापति थे। ये आर्मी के वेपन्स बहुत ही मॉडर्न थे। वो एक सुपर पावर थी, लेकिन इसके बावजूद वो अफगानिस्तान में लड़ाई हार गए। और उसके बाद ये जो ट्विन टावर का हमला हुआ था, अमेरिका ने यहाँ पे इंटरवेंशन करने की कोशिश की। अमेरिका अभी 1-2 महीने के अंदर शायद यहाँ से वापस जाएगा, लेकिन वो अफगानिस्तान के ऊपर कभी कब्जा नहीं कर पाई। यही अफगानी, यही तालिबानी बहुत संख्या में हमारे कश्मीर में आए हुए हैं, और इंडियन आर्मी ने उनकी वहां पे कमर तोड़ दी है। तो ये इनका वहां पे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जो बाकी सुपर पावर्स नहीं कर पाए उसे इंडियन आर्मी ने करके दिखाया है। लेकिन इनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ, फाइटिंग कैपेबिलिटी काफी है। ये बहुत ही वॉर एक्सपीरियंस सोल्जर्स है। तो इसलिए अगर इनके साथ अगर हम बातचीत करके उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो कोई कश्मीर को तो हमारे से वो छीन नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे सोल्जर्स का खून बहाया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए आज की हालात में हर साल इंडियन आर्मी 4,000 से 4,500 सैनिक ये बैटल कैजुअलिटीज होते हैं या बैटल एक्सीडेंट्स में इनका डेथ होता है। जो बैटल कैजुअलिटीज यानी कि गोली के कारण जाते हैं वो संख्या तकरीबन 100-150 के आसपास होती है। बाकी एवलांच या एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट या एक्सीडेंट्स या आग लगना और इस प्रकार के जो अलग अलग युद्ध भूमि पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें काफी सारा नुकसान होता है। तो इसीलिए अगर अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हमारी दोस्ती बन सके तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन वो बनाना इतना आसान नहीं है। शायद हमारी डिप्लोमेसी अभी ज्यादा स्पीड से काम कर रही है और उनसे दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही है। अभी मैं क्विकली पाकिस्तान के ऊपर आ जाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी घटनाएं हुई है। जो एक तो है कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज है,
एक है पीएमएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो नवाज शरीफ की पार्टी है, जो 3-4 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं। और दूसरे ही है पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, जो आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो की पार्टी है। बिलावल भुट्टो ये अर्थात बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं या जुल्फिकार अली भुट्टो के ग्रैंडसन है। तो ये बहुत दो बड़ी पार्टी है। इसके सिवाय और काफी सारी छोटी पार्टी है और काफी सारे और भी एनजीओ इनके साथ मिले हुए हैं और ये सभी इमरान खान के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन इमरान खान के साथ लड़ना तो ये उनकी खैर पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है, लेकिन वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ है। नवाज शरीफ ने खुल्लम खुला बोला है, पाकिस्तान आर्मी ने उनको ये किया, उनको अपने पोस्ट से निकाला हुआ है। तो ये जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी ने आधा समय पाकिस्तान के ऊपर अपना राज्य किया हुआ है। आज पाकिस्तान में बहुत सारी फ्रीडम मूवमेंट शुरू है। बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पाकिस्तानी आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर 3 दिन पहले हमला किया था, जिसमें 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। आज जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जाता है, ग्वाडर बंदर से शुरू होता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब प्रोविंस से लेके वो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से वो एंटर करता है कशगर के अंदर, जो शिनजियांग का एक शहर है। तो इसके ऊपर भी काफी सारे हमले होते हैं और तकरीबन 2 से 3 डिवीजन पाकिस्तानी सेना की वहां पे उनका रक्षण करने में लगी हुई है। तो शॉर्ट में बताया जाए तो आज पाकिस्तानी सेना जो ट्रेडिशनली 85% सीमा के भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर तैनात होती थी, अभी उसमें से 50% पाकिस्तानी आर्मी इज बिजी कैरिंग आउट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस इन बलूचिस्तान, in Sindh, in northwest frontier province, in federally administered tribal area. It is guarding the guarding the Pakistan-Afghanistan border. It is guarding the Iran-Pakistan border. यानी कि पाकिस्तानी आर्मी अभी काफी बैकफुट के ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो दहशतवादियों को ट्रेनिंग करते हैं वो स्टॉप करेंगे। ये मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी काफी कैजुअलिटीज सफर कर रही है। अगर आपने उसकी एग्जैक्ट फिगर देखनी होंगी तो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल नाम का एक श्री केपीएस गिल इनका पोर्टल है, जहां पे स्टैटिस्टिकल डेटा पाकिस्तान का आप एक साथ देख पाएंगे। लेकिन इतना ही कहना काफी है कि वहां पे उनका काफी नुकसान हो रहा है। मैं आगे जाता हूं कि पाकिस्तानी की जो इकोनॉमी है ये बहुत ही खराब हालात में है और आज इतना ज्यादा उनका हालात खराब है कि वहां के जो लोग हैं वो बहुत ही गवर्नमेंट से तंग हो गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर डिसग्रंटलमेंट बहुत है और शायद पाकिस्तान को एक और लोन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान केवल लोन ही ले सकता है। जब तक सवाल है हमारे देश का, आपको पता है कि इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे अभी नेपाल की यात्रा करने वाले हैं। आपको ये सुन के अचरज होगा क्योंकि कुछ दिन पहले नेपाल ने ये कहा था कि इंडिया ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर श्री ओली इन्होंने बोला था। लेकिन अभी और उस समय इंडियन आर्मी के चीफ जनरल नरवणे इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये जो नेपाल बोल रहा है ये किसी के कहने के ऊपर बोल रहा है। मतलब साफ था कि ये चाइना ने उनको बोला हुआ है इसलिए वो बोल रहा है। अभी वही जनरल नरवणे अभी जा रहे हैं नेपाल के अंदर। तो ये एक इशारा है शायद नेपाल को कि भैया देखो, इंडिया आपका बहुत ही पुराना दोस्त है। आपको पता है कि चाइना अभी नेपाल के अंदर ही इंट्रूजन कर रहा है और नेपाल को भी ये पता है और आपको ये शायद पता लग गया होगा कि नेपाल का जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है ये कभी भी नेपाल चाइना बॉर्डर के ऊपर नहीं होता था। अभी पहली बार उनकी कुछ बटालियंस ये चाइना बॉर्डर पे गई हुई है, क्योंकि ये उन्होंने नेपाल की मीडिया में ये बहुत बार आया हुआ है कि चाइना पाकिस्तान के इलाके में बहुत ज्यादा इंट्रूजन ये कर रहा है।
अभी मैं आ जाता हूं आगे। पहले हम आ जाएंगे इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन। इसमें क्या है, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की कोशिश, उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा है कि वो कश्मीर वैली में दहशतवाद को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप 2020 के एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन देखेंगे तो इंडियन आर्मी ने बहुत ही कामयाबी पाई है, जिसके अंदर 180 दहशतवादी ये मारे गए हैं। आज ये माना जाता है कि कश्मीर वैली में शायद 150 से लेकर 200 दहशतवादी ये हो सकते हैं। पाकिस्तान दहशतवादियों को पाकिस्तान की तरफ से घुसाने की कोशिश कर रहा है। शायद 100-150 दहशतवादी आज अलग अलग लॉन्च पैड के ऊपर अंदर आने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए उतनी कामयाबी नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, तो ट्रेडिशनली जो दहशतवादी पाकिस्तान हमारे देश में भेजता था, उसमें पख्तूनिस्तान के यानी कि पठान ये काफी होते थे। मतलब जो हिली एरियाज के लोग हैं, अभी पख्तूनिस्तान के पठान वो वहाँ पे आना नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हम जाके जिहाद क्यों करें, जबकि पंजाबी पाकिस्तानी कुछ नहीं करते हैं, वो केवल सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर दहशतवादियों को मिलना इतना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, तो जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर भी पाकिस्तान के खिलाफ काफी सारे एजिटेशन हो रहे हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार की जो डिफिकल्टीज है, इसे पाकिस्तान को ये फेस करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, तो जो पाकिस्तान का प्रयत्न लद्दाख में कुछ दहशतवाद शुरू करना, इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर का जो नीचे वाला एरिया है, जम्मू, उधमपुर, राजौरी, अखनूर का एरिया, वहाँ पे कोई दहशतवादी नहीं है। यानी कि और इतना ही नहीं, तो कश्मीर वैली के आसपास के जो डोंगर है, जो माउंटेन्स है, जिसे शमशाबादी बोला जाता है, जिसे पीर पंजाल रेंजेस बोला जाता है, वहाँ पर भी कोई दहशतवादी नहीं है। दहशतवाद सिर्फ कश्मीर वैली में लिमिटेड है, और वो भी कश्मीर वैली के सदर्न पोर्शन के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है। पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। जब तक सवाल है पॉलिटिकल एक्टिविटी का, 2-3 दिन पहले ही मिसेस महबूबा मुफ्ती, जो कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हुई है, उनको छोड़ दिया है। और उसके बाद ये सभी कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें पीडीपी मुफ्ती की शामिल है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला है, और काफ़ी सारी और छोटी मोटी पार्टीज है, इन्होंने इकट्ठा होके एक फैसला किया है कि वो आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए फिर कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लड़ने के लिए इजाज़त है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ सकते हैं, तो उसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो सॉफ्ट सेपरेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो इंडिया को ब्लैकमेल करते हैं, अगर वो पाकिस्तान की मदद लेते हैं, अगर वो दहशतवादियों की मदद लेते हैं, तो ये हमारी देश को मंजूर नहीं है। तो मुझे भरोसा है कि जिन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी है, जो कश्मीर वैली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कानून की पद्धत से लड़ी है, और जो आपको मिलना चाहिए वो आप दीजिए, कोई किसी को तकलीफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को मदद मत करिए, दहशतवाद को मदद मत करिए, जो युवक है उनको स्टोन थ्रोइंग के लिए मोटिवेट ना करे वगैरह। तो ये हो गया कश्मीर का हालत। और अभी आपको पता है कि अभी बर्फ गिरने वाली है, इसके बाद पासेस बंद होगी, तो जो ऊपर वाला एरिया है, वहाँ पे वैसे भी कोई भी दहशतवादी हमला कार्रवाई है, ये काफी कम हो सकती है। तो इसलिए अभी अगले 1 महीने में पाकिस्तान बहुत कोशिश करेगा दहशतवादियों को अंदर घुसाने की। तो इंडियन आर्मी उसके लिए तैयार है। मैं दूसरे भाग पे ऊपर आ जाता हूँ, वो है नक्सलवाद या माओवाद या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या लेफ्ट विंग टेररिज्म। इसके अंदर अभी आज की ही खबर है कि 5 नक्सलवादी या माओवादी मारे गए महाराष्ट्र के अंदर, गढ़चिरौली के अंदर। महाराष्ट्र पुलिस का एक अच्छा दल है, जिसका नाम है C60 कमांडोज। इन्होंने इनके खिलाफ ऑपरेशन किया,
जो एक अच्छा ऑपरेशन रहा। लेकिन नक्सलवादियों के खिलाफ इकट्ठा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, जो करने के लिए जो अलग-अलग स्टेट्स है वो तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में ये ऑपरेशन में स्लो डाउन हुआ है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती। बिहार के अंदर भी ऑपरेशन स्लो डाउन हुआ है। ओडिशा के अंदर भी बीजू जनता दल उसमें ज़्यादा प्रोएक्टिव ऑपरेशन नहीं करना चाहती। लेकिन जब तक ये पीएलजीए यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी या जो आर्म्ड विंग है माओवादियों की, जब तक उनकी कमर नहीं तोड़ते हैं, तब तक ये नक्सलवाद या माओवाद या दहशतवाद ये खत्म नहीं होने वाला है। तो इतने सारे जो हमने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वहाँ पे इकट्ठे किए हैं, सीआरपीएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है, सीआईएसएफ है, अलग-अलग स्टेट के आर्म पुलिस है, इंडिया रिजर्व बटालियंस है, अलग-अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज है। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होता, तब तक ये कार्रवाई पूरी नक्सलवाद का कमर तोड़ना ये इतना आसान नहीं होगा। मैं आ जाता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी है या जो बंडखोर है, कुछ नागा है, थोड़े बहुत उल्फा वाले हैं और कुछ छोटे से मणिपुर है। अभी इनका तो ऑलमोस्ट कमर टूटा हुआ है, लेकिन अभी चाइना एक बार उन्हें फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसके लिए अभी आपको पता है कि पिछले महीने में 3 बार आसाम राइफल जो एक पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पे काम करता है, उसके ऊपर हमला हुआ है और मेरे अंदाज से 6 या 7 आसाम राइफल के सोल्जर्स इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन कल की ही बात है, हमने एक प्रोएक्टिव ऑपरेशन किया और एनएससीएन का एक बड़ा नेता को हमने मार गिराया। लेकिन चाइना कोशिश करता रहेगा, तो इसके लिए हमने तैयार रहना चाहिए। जब तक हमारी सागरी सुरक्षा है, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन सागरी सुरक्षा से जो इलीगल ट्रेड है, गल्फ कंट्रीज के साथ होता है, जो स्मगलिंग है, जो चलता है, स्मगलिंग के अंदर काफ़ी बार गोल्ड आता है, काफ़ी बार फेक इंडियन करेंसी नोट्स आते हैं, काफ़ी बार वहाँ से नारकोटिक्स आते हैं। तो हमारा जो कोस्टल सिक्योरिटी है, उसे और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है, ये काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ी हुई है, लेकिन इसे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अभी मैं अगले 5 मिनट में रुकने वाला हूँ। मैं इतना ही बताते हुए कि अभी तक इतने सारे राउंड की जो लड़ाई हमारी चाइना के साथ हुई है, इसे हम जीते हुए हैं। लेकिन चाइना के साथ इकोनॉमिक लड़ाई जो है, ये जारी है। तो इसलिए जो आगे आने वाले त्योहार है, वहाँ पे आपने चाइनीज़ गुड्स के ऊपर बॉयकॉट डालना ही चाहिए। हर एक आदमी ने, हर एक इंडियन सिटीज़न ने ये सोचना चाहिए कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। और अगर जिस फील्ड में आप हैं, अगर आप फार्मर्स हैं, तो वर्ल्ड क्लास फार्मिंग करिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट या जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनसे आगे जाइए। अगर आप शास्त्रज्ञ हैं, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे शास्त्रज्ञ बने। अगर आप सरकारी नौकर हैं, तो पूरे नागरिकों को इतनी अच्छी सुविधाएँ दें कि हमारी गवर्नमेंट दुनिया की सबसे एफिशिएंट ये मानी जाएगी। हमने हमारी सुरक्षा एजेंसीज़ के कान और आँख बनने चाहिए। हमारे इलाके में कोई गड़बड़ होती है, तो उसकी खबर हमने हमारी एजेंसी को देनी चाहिए। हमारी महिला है जो असुरक्षित है, उनकी सुरक्षा में ध्यान देना चाहिए। हमारे सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हमारे जो युवक है, अगर कोई गलत रास्ते पे जाता है या वो उग्रवादी बनता है, नक्सलवाद में जाता है, तो उसे वहाँ पे रोकना चाहिए। नैर्को टेररिज़्म का शिकार हमारे युवकों को हमने बनना नहीं देना चाहिए। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर बड़े ज़ोर से चाइना और पाकिस्तान करता है और दिखाता है कि भारत को कोई भवितव्य नहीं है, हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एक सोल्जर है, हमने कोई भी चाइनीज़ चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो ऐप हो या सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो। तो मुझे भरोसा है कि आप सब लोग ये करते होंगे और खुद को एक सवाल करते होंगे कि मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूँ। ये एक कठिन समय है, अपने मित्रों को मदद करिए, अपने साथ कोई गरीब लोग हैं जिन्हें कोरोना से या चाइनीज़ वायरस से तकलीफ है, उनको मदद करिए। जो कुछ अपने लेवल पे हो सकता है,
अपने देशवासियों के लिए करिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पानी का बचत करिए, ईंधन का बचत करिए, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर ध्यान दीजिए। तो एक सामान्य नागरिक रोज की दुनिया के अंदर देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकता है और मुझे भरोसा है कि आप सब ये करते होंगे। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ और अगर आपके कोई सवाल है तो ये सवाल मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक जो मेरा जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे कोई सवाल अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर है तो अभी आप चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। मैं अलग-अलग पेजेज़ के साथ से मैंने काफ़ी सारे पेजेज़ जॉइन किए हुए हैं, जो समविचारी है, यानी कि एक थिंक टैंक है, फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, उनका है, हमारा ई व्याख्यानमाला का पेज है। तो अगर आपको ये आज की मेरी बातचीत अच्छी लगी होगी, तो आप इसे फ़ेसबुक के ऊपर ज़रूर लाइक करिए। इतना ही नहीं, तो जो लोग इसे सुन रहे हैं, आप इसकी लिंक अपने दोस्त, मित्र, परिवार को ज़रूर भेजिए। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये जो माहिती युद्ध है, इसके अंदर हम सब सोल्जर्स हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस देश के अंदर अच्छे दिन आने वाले हैं और ये अच्छे दिन हम ही लाएँगे। गवर्नमेंट ने जो काम करना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट करेगा ही, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन एक आम आदमी के लेवल के ऊपर भी हम देश के लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये काम हम करेंगे। अगर हम स्टूडेंट हैं, तो महाभारत में जो सबसे अच्छा स्टूडेंट था अर्जुन, उससे ज़्यादा अच्छा बनेंगे। अगर आप शिक्षक हैं, तो सबसे अच्छा शिक्षक थे द्रोणाचार्य, पांडव और कौरवों के गुरु, हम उनसे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। वगैरह, वगैरह। तो जिस फ़ील्ड में हम हैं, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास बनेंगे, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड क्लास बनेगी, जिससे हम पाकिस्तान और चाइना का हमारे खिलाफ ये जो वॉर चल रहा है, जिसे हम अ, ब हाइब्रिड वॉर बोलते हैं, इस वॉर के साथ ये वॉर जीतने में हमें कामयाबी मिलेगी। यहीं पे रुकता हूँ। ये वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर शेयर करिए और हम मिलेंगे अगले हफ़्ते। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।